हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम डोवर बीच को कवर करने वाले हैं, जो कि मैथ्यू आर्नल्ड की लिखी हुई एक बहुत ही फेमस और बहुत ही खूबसूरत सी पोइट्री है। मैथ्यू आर्नल्ड हमारे विक्टोरियन एरा के हमारे बहुत ही फेमस पोइट हैं और क्रिटिक हैं। तो इनकी पोइट्री को आज हम कवर करेंगे। आपने एक लाइन सुनी भी होगी, इसमें फेमस लाइन है द सीज काम टू नाइट, कि आज समुद्र बहुत खामोश है। वो वाली लाइन इसी पोइट्री में है। शुरू करते हैं। पहले मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में देख लेते हैं। इनका बर्थ होता है 1822 में, जो कि आपकी विक्टोरियन एरा स्टार्ट होने ही वाली है, और 1888 में इनकी डेथ हो जाती है, मतलब विक्टोरियन एरा में। इनकी जो बर्थ है वो रोमांटिक में हो रहा है, लेकिन लिख रहे हैं ये विक्टोरियन में। तो आपको इनके वर्क्स में विक्टोरियन जितना भी कॉन्फ्लिक्ट होगा ना वो देखने को मिलेगा। जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फेथ एंड द रिलीजन है ना, वो सबसे ज़्यादा फेमस आपका। अगर कॉन्फ्लिक्ट देखें तो विक्टोरियन एरा जानी ही जाती है अपनी कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, जो कि फेथ और रिलीजन के बीच में हो रहा था। इनके कुछ फेमस वर्क हैं, जैसे कि डोवर बीच फेमस पोइट्री में आती है, द स्कॉलर जिप्सी आती है, और थायरीसियस जो कि एक एलिजी है, इन्होंने अपनी एक दोस्त की डेथ के ऊपर लिखी हुई थी। ऑलराइट। अगर हम बात करें, क्योंकि हमने कहा कि एक पोइट भी है और क्रिटिक भी हैं, तो क्रिटिक में क्यों फेमस आते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वर्क लिखा है जिसका नाम है कल्चर एंड अनार्की। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिटरेचर एंड डॉगमा एंड द स्टडी ऑफ पोइट्री। स्टडी ऑफ पोइट्री अगर आपने कभी पढ़ा होगा कि टच स्टोन मैथड इन्होंने दिया है, तो वो इसी स्पेसिफिक क्रिटिकल वर्क में उन्होंने बोली है इस बात को। तो शुरू करते देखो पोइट्री को। पोइट्री आपकी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है, और थोड़ी सी लंबी है लेकिन प्यारी बहुत है। मेनली उसमें बात क्या करेंगे, देखो विक्टोरियन एरा पोइट्री को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि विक्टोरियन एज जब हम बात करते हैं हमारी आती है 1837 से 1901 के बीच में। ठीक है, जब विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया वो रूल कर रही हैं। अब इस टाइम पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था, अपने बहुत ही पीक पे जा चुका था। यहाँ पे आपका चार्ल्स डार्विन ने अपनी 1859 में अपनी बुक पब्लिश कर दी थी, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ वाली। तो उसने क्या किया, एकदम से ये चीज़ लेके आया कि भाई इंसान तो बंदरों से बना है ना। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ में यही बात कर रखी, लेकिन अभी तक जो सोसाइटी थी हमारी, अगर हम बात करें इंग्लैंड की सोसाइटी थी, या फिर हर एक इंसान वही सोच रहा था। सब अपनी अपनी कुछ थ्योरी लेके बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ के पर्टिकुलर की बात करें तो वहाँ पे चर्च का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। अब चर्च ने बोला कि हम तो ऐसे आए हैं, हमने तो एडम एंड ईव की कहानियाँ सुना रखी हैं, तो एकदम से लोगों का भरोसा उठ जाता है कि भाई हम किस पे यकीन करें। तो जो फेथ और रिलीजन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, कि अब है ना लोगों में भरोसा नहीं बचा भगवान को लेके, रिलीजन को लेके, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। तो उसी कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने डोवर बीच में कवर किया है। तो शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट लाइन क्या बोलती है, द सी इज़ काम टू नाइट and the tide is full, the moon lies fair upon the strait। क्या बोला गया है, द सी इज़ काम टू नाइट। जो हमारे पोइट है ना वो एक जगह पे खड़े हैं। डोवर बीच हमारी पोइट्री का नाम है। तो डोवर बीच अगर आप मैप में देखोगे तो एक जगह पे हमारा फ्रांस है। फ्रांस के जस्ट थोड़ा सा एक बीच में एक थोड़ा सा बीच में ना एक सी आता है। उसके बाद एक डोवर बीच है, और वो डोवर बीच हमारा इंग्लैंड का पार्ट है। तो हमारा जो पोइट है ना वो इंग्लैंड के डोवर बीच पे खड़ा है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सी आ जाता है, एक समुद्र है बीच में, उसके बाद फ्रांस है। तो वहाँ पे वो खड़ा होकर क्या बोल रहा है, रात का टाइम है, वो क्या बोलता है, द सी इज़ काम टू, कि आज है ना ये समुद्र, ये जो पानी है बहुत शांत है। द टाइड इज़ फुल, कि जो टाइड लहरें हैं ना ये भी पूरी हैं, मतलब उठ रही हैं, गिर रही हैं, उठ रही हैं, गिर रही हैं। और जो मून है, ये जो चांद है ना, इट लाइज फेयर ऑन द स्ट्रेट, ये भी बिल्कुल बहुत ही साफ़ सुथरा, एकदम एकदम फेयर कलर है उसका। और ये किस पे गिर रहा है, स्ट्रेट पे। स्ट्रेट समझते हो आप, जैसे ये जो हम पानी की बात कर रहे हैं ना, सी की, उसी को स्ट्रेट बोलते हैं। कि अगर दो तरफ ज़मीन है, बीच में से पानी जा रहा है, अगर समुद्र का पानी है कोई भी है, तो उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। तो कह रहा है कि मून है ना उसी पानी पे चमक रहा है, वो जो सफ़ेद मून है उसी पानी पे चमक रहा है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड गॉन। फ्रेंच कोस्ट पे, क्योंकि वो इंग्लैंड के कोस्ट पे खड़े, डोवर बीच पे खड़े हैं, तो वो कहते हैं कि सामने ना उन्हें कुछ दिख रहा है। कोस्ट जो है वहाँ पे ना थोड़ी सी लाइट चमक रही है, लाइट जो है वो ग्लीम हो रही है, आती है चली जाती है। तो हो सकता है कि वहाँ पे लाइट हाउस हो, उसकी बात हो रही हो। फिर आगे कहते हैं द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड ग्लीमिंग एंड वास्ट। पहले बोला फ्रेंच में वहाँ पे लाइट चमक रही है, अब कह रहे हैं कि इंग्लैंड की जो क्लिफ है, ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें सी हैं, ये कैसी हैं, स्टैंड है, खड़ी हैं, चमक रही हैं, इस चांद की रोशनी में चमक रही हैं, खड़ी हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बी, यहाँ पे एक और क्या चीज़ें हैं, ट्रैंक्विल बी मतलब शांत खाइयाँ हैं, खाड़ी जिसे हम बोल रहे हैं। एंड कम टू द विंडो, वो किसी को ना विंडो पे बुलाते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे इनकी बात कोई और है। जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि डोवर बीच पे ये अपनी वाइफ के साथ में थे। तो यहाँ पे जो जिसको ये एड्रेस कर रहे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इनकी वाइफ ही हैं, लेकिन कहीं पे कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की। तो वो कहते हैं कि कम टू द विंडो, विंडो पे आ जाओ ज़रा, बुलाते हैं उनको। सी स्वीट इज़ द नाइट एयर, वो कहते हैं उनको कि देखो, विंडो पे बुलाने के बाद कहते हैं कि स्वीट इज़ द नाइट एयर, कि आज रात की जो हवा है ना कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। ओनली
कि हवा ही इतनी प्यारी नहीं, आगे वो क्या कहते हैं, फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे का मतलब क्या होता है, जैसे जब समुद्र में लहरें चलती हैं तो एक लंबी सी लाइन बन जाती है ना, स्प्रे मतलब झाग। तो जैसे झाग उठते हैं ना पानी में, जब लहरें बनती हैं तो झाग भी उठते हैं, तो उसकी वो बात कर रहे हैं कि वैसी झाग उठ रही है उसमें। एंड वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड, जहाँ पे जो ये समुद्र है वो किससे मिल रहा है, मून ब्लैंच्ड लैंड से मिल रहा है। मून ब्लैंच्ड लैंड क्या होता है, आप इस फोटो में देखो, ये जो पानी आपको दिख रहा है बीच में चांद की जहाँ पे लाइट पड़ रही है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसका सफ़ेद जो हो रखा है, तो वो कैसा है, सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ना, जैसे लग रहा है कि ब्लीच कर दिया किसी ने। तो उसी को कह रहा है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो मून, ये जो समुद्र है ना, वो लैंड से जो हमारा जो मून ब्लांच्ड लैंड है वहाँ पे जाके मिल जा रहा है। तो वो इस फोटो की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे जो समुद्र है वो उनसे मिल रहा है। आगे नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कहते हैं, लिसन, वो अपनी लव को बोल रहे हैं या फिर जो भी उनके फादर उनको बोल रहे हैं, हालांकि हम उनकी वाइफ है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। वो कहते हैं कि सुनो, जरा सुनो। क्या सुनने को कह रहे हैं, यू हियर द ग्रेटिंग रोर, कि क्या तुम सुन पा रही हो वो जो ग्रेटिंग रोर है, ग्रेटिंग रोर्स ऑफ द पेबल्स, किसकी, उस पेबल्स की, वो जो ग्रेटिंग मतलब जैसे पानी है, आपकी लहरें हैं, पानी आते हैं जो लहरों में वो टकराते हैं, है ना, ये जो मैंने फोटो लगाई है देखो, अगर लहरें आएंगी टकराएंगी इस पर, ये जो छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं ना, पेबल्स इन्हें बोलते हैं, तो इन पे टकराती है ना, तो वो जो घिसने की आवाज़ आती है, ग्रेटिंग रोर्स, उसको बोला गया कि जो घिसने की आवाज़ होती है, जरा उसको सुनो। विच द वेव्स ड्रॉ बैक एंड फ्लिंग, जो पानी है, वेव्स हैं, वो उसको पीछे लेके जाती हैं अपने साथ, कुछ पत्थरों को लाके फिर से फेंक देती हैं। एंड एट देयर रिटर्न, वो दूसरे दोबारा से लेके आती हैं अप द हाई स्टैंड, फिर से अपने हाई स्टैंड तक लेके आती है, दूर तक लेके आती हैं। बिगिन, शुरू करती हैं, एंड सीज, फिर से लेके जाती हैं, एंड देन अगेन एंड बिगिन, मतलब वो जो प्रोसेस है वो बार बार होता है। लहरें आती हैं, उन पत्थरों को, पेबल्स को अपने साथ लेके जाती हैं, फिर से आती हैं, इन पत्थरों पर टकराती हैं, जो पत्थर उनके साथ आते हैं वो बाकी पत्थरों पर टकराते हैं। वो जो आवाज़ आ रही है, क्या तुम उसे सुन पा रही हो। आगे वो कहते हैं विथ ट्रिमलेस सीडन, ट्रिमलेस सीडन का मतलब होता है वो जो उनके टकराने से वाइब्रेशन होती है, वो एक हल्का सा म्यूजिक सा क्रिएट हो रहा है, उसको कह रहे हैं कि वो जो आवाज़ है ना स्लो है, स्लो है, प्लस वो क्या, एंड ब्रिंग्स, वो लेके आती है अपने पास द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, वो जो उनके टकराने की आवाज़ से जो पत्थरों में वो जो वाइब्रेशन हो रही है, वो जो साउंड बन रही है, म्यूजिक बन रहा है, वो अपने साथ एक एटर्नल नोट लेके आता है सैडनेस का, कि जो दुख भरी वो आवाज़ है ना, वो ऐसा लगता है दुख भरी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा दुख है, आप उसे सेंस कर सकते हो। आगे वो कहते हैं सफोक्लेस, सफोक्लेस के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने इडिपस रेक्स लिखी है, बहुत ही फेमस ट्रेजेडी उन्होंने लिखी है, बहुत बहुत ही फेमस हमारे ट्रेजेडियन रहे हैं, ग्रीक में थे ये हमारे। तो सोफोक्लिस की यहाँ पे बात होती है, वो कहते हैं कि सोफोक्लिस लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द ईजन, तो कहते हैं कि ये जो आवाज़ है ना, जो हम अभी सुन पा रहे हैं रात के टाइम पे, लहरों का आना, लहरों का चले जाना, साथ में वो जो पत्थरों में उसकी आवाज़ आ रही है, ग्रेटिंग हो रही है, रोर हो रही है, तो कहते हैं कि सोफोक्लिस ने भी ना ये बातें सुनी होंगी जब वो खड़ा रहा होगा ईजन पर, वहाँ की एक जगह का नाम है, वहाँ पे भी ऐसे ही उन्होंने देखा होगा। एंड इट, और इस चीज़ ने, ये जो आवाज़ है, ये जो सिनेरियो है, इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड द फ्लो, कि ये जो चीज़ है ना, ये उनके दिमाग में भी लाया होगा। टर्बिड होता है, टर्बिड इट का मतलब होता है कि जितनी भी जैसे ह्यूमन सफरिंग वगैरह होती है ना, उसकी बात हो रही है। एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो सीनरी है, वो उनके दिमाग में भी लेके आया होगा, वही सेम म्यूज़िक, वही सेम चीज़ें, वही सारी जो माइंड में सैडनेस होती है उसको, और इसने फ़्लो किया होगा उनके दिमाग में, ह्यूमन मिजरी को मिला दिया होगा, मतलब उसका गाना सुनना, उसको सोफोक्लिस ने कहीं ना कहीं ऐड किया होगा, या फिर उसको कनेक्ट किया होगा ह्यूमन मिजरी के साथ में। एंड वी एंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट, और हम ना, उसने तो ये सुना, उसने इसको कनेक्ट किया ह्यूमन मिजरी की बात, ह्यूमन की कंडीशन के साथ, और हमने हमने जब इसको सुना ना, वी ऑल्सो फाइंड इन द साउंड अ थॉट, और जब हमने इसकी आवाज़ सुनी तो हमने भी इस साउंड में एक थॉट हमारे दिमाग में भी आता है। हियरिंग इट बाय द डिस्टेंट नॉर्दर्न सी, जब हम इसको सुन रहे हैं एक डिस्टेंट दूर के नॉर्दर्न सी में खड़े होकर उसको सुन रहे हैं, उनके दिमाग में क्या फेथ, क्या क्या ख्याल आया, उनके दिमाग में क्या है वो सुनिए। वो कहते हैं द सी ऑफ फेथ, यहाँ पे फेथ क्या कह रहे हैं कि ये जो समुद्र है ना, ये एक तरीके से सी का मतलब फेथ का समुद्र है, भरोसे का है। जो मैंने कहा ना आपको कि विक्टोरियन टाइम पे रिलीजियस फेथ ख़त्म होता जा रहा था, लोगों का यकीन ख़त्म हो रहा था, तो वो कहते हैं कि ये जो समुद्र है ना, ये उसी भरोसे वाला, हम कह सकते हैं कि भरोसे का समुद्र है, फेथ का समुद्र है। ये जो सी था ना, ये वॉज वंस टू एट द फुल, कि एक ज़माना हुआ करता था, ये फुल होता था, एकदम भरा रहता था,
राउंड अर्थ शोर, और पूरे अर्थ के शोर को इसने घेरा हुआ था, इस समुद्र ने घेरा हुआ था। यहाँ पे नॉर्मल समुद्र की सी की बात नहीं हो रही है, मेटाफोरिकल वे में बात हो रही है, जहाँ पे बात होती है कि सी ऑफ फेथ की। ठीक है, अब कहते हैं ले लाइक द फोल्स ऑफ अ ब्राइट गर्ल्ड फर्ल्ड। ये कहते हैं कि और इस शोर ने ना, ये जो समुद्र है इसने फोल्ड कर रखा था पूरी अर्थ को, ऐसे जैसे कि एक बेल्ट होती है ना, जैसे वो एक इंसान को फोल्ड करके रखती है। गर्ल्ड फर्ल्ड का मतलब होता है चारों तरफ घेर के रखना, बेल्ट की तरह। तो कहते हैं कि इस शोर ने भी ना पूरी अर्थ को अपने पूरी अर्थ को उसने घेर रखा था, जैसे समुद्र की लहरें होती चारों तरफ से घेर के रखती हैं। बट नाउ, लेकिन अब क्या है, नाउ आई ओनली हियर, मैं अब सिर्फ यही सुन पाता हूँ क्या, इट्स मेलनकोली, इसका जो दर्द भरा जो गीत है, वो जो टकराना है, लहरों का आना है, पत्थरों पे टकराना है, पेबल्स पे टकराना है, सिर्फ वही सुनाई देता है। और क्या सुनाई देता है, लॉन्ग एंड विड्रॉइंग रोर, वो जो जाती हुई, विड्रॉइंग मतलब दूर जाती हुई, रिट्रीट करती हुई, तो कहते हैं कि बहुत दूर जाती हुई, वो जो रोर है ना, आवाज़ है पत्थरों की, लहरों की, उनकी आवाज़ सुनाई देती है, बस और कुछ नहीं सुनाई देता। एंड रिट्रीटिंग, वो जो पीछे जा रही हैं, टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड, कि ये जो अब ये जो चीज़ें पीछे जा रही हैं ना, अब इनको सिर्फ वही सुनाई दे रहा है और कुछ सुनाई तो देता नहीं है। तो वो आगे क्या कह रहे हैं कि उन्हें वही सुनाई ही देता है। और वो जो टकराने की चीज़ें हैं, वो जो फेथ होता है ना, एक तरीके से वो सब पीछे जा रहा है, पानी जो है ना वो पीछे चला जा रहा है, रिलीजन जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो सुनाई क्या दे रहा है, सिर्फ वही शोर सुनाई दे रहा है और कुछ सुनाई नहीं देता है। आगे वो क्या कहते हैं, ऑन द नाइट विंड, है ना, कि रात के टाइम पे और कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। डाउन द वास्ट एजेस डिरे, पे कहते हैं कि जो फेथ है ना, फेथ का जो पानी है वो रिसीड हो चुका है, पीछे जा चुका है। ये जो एजेस, वास्ट एजेस है ना, इसका मतलब होता है कि फेथ का जो पानी है वो पीछे जा चुका है। एंड कहते हैं, और अब उन्हें क्या दिखाई देता है, एंड नेकेड शिंगल्स ऑन द वर्ल्ड, कि अब उन्हें सिर्फ क्या दिखाई देता है, नेकेड शिंगल्स। शिंगल वो पत्थर होते हैं, ठीक है, जैसे पेबल्स होते हैं ना, वैसे पत्थर होते हैं। शिंगल जैसे अगर लगा लो कि कोई समुद्र है वो सूख गया है, अब जब समुद्र सूख गया है तो वहाँ पे जितने पत्थर थे वो वहीं पे रह गए, पानी तो चला गया, सारा पीछे चला गया, तो वहाँ पे कैसे बचेगा, सिर्फ बंजर सी एक पथरीली एक ज़मीन सी बच जाएगी। तो उसको कह रहे शिंगल है, वहाँ पे एक नेकेड शिंगल बन चुका है, जहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, क्योंकि पानी तो पीछे जा चुका है, तो कुछ बचा नहीं है। अब देखो ये कह रहे हैं, मेनली आप सुनो कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जैसे सी ऑफ फेथ होता है ना, समुद्र का पानी है, कभी आता है कभी जाता है, कभी आता है कभी जाता है। एक ज़माना होता था जब इंसान का भरोसा था ऐसा ही, कि वो आता रहता था, फुल रहता था, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था, आता था फिर से इंसान को भर देता था। लेकिन अब है ना, ये जो पानी बिल्कुल पीछे जा चुका है, वापस नहीं आ रहा है। तो ये अब जब वापस नहीं आएगा तो पानी तो पीछे जा रहा है, तो धीरे धीरे ज़मीन सूखती चली जाएगी, पत्थर दिखने लग जाएंगे। तो कहते हैं कि इंसान का भरोसा भी वैसा हो चुका है, इंसान का भरोसा नहीं बचा है, वो जो फेथ हुआ करता है ना, ख़त्म हो चुका है। विक्टोरियन सोसाइटी जाने ही सी ले जा रही है। फिर वो कहते हैं लव लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर, कि अपनी वाइफ को कह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे समझ में आया ना कि वो अपनी वाइफ को कह रहे हैं। वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, ये तो दुनिया है ना, ये तो दुनिया है जो ऐसा काम कर रही है, इन पर भरोसा नहीं कर सकते, भरोसा लायक दुनिया बची भी नहीं है, भरोसा नहीं बचा है दुनिया में। तो कहते हैं कि लेकिन हम क्या करते हैं, लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर, कि एक दूसरे से हम सच्चे रहते हैं, एक दूसरे के लिए हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी धोखा नहीं देंगे। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। तो वो कहते हैं लेकिन जो ये दुनिया है ना हमारे सामने, क्योंकि जो दुनिया हमारे सामने है ये झूठी है, ये जो हमारे पीछे हुई है दुनिया ना, ये झूठ की दुनिया है, ड्रीम्स की लैंड है। ड्रीम मतलब जैसे कि जो सपना होता है, जो सच नहीं होता, दिखने में तो लगता है कि बहुत वैरायटी है इसमें, सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल एंड सो न्यू, कि बहुत इसमें वैरायटी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं। लेकिन हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट, लेकिन इसमें क्या है, ना तो जॉय है, ना तो खुशी है, ना ही प्यार है, ना ही लाइट है, कुछ भी नहीं है। नॉर सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड मतलब आपका यकीन नहीं है, ना ही लोगों में यकीन बचा है। नॉर पीस, ना ही शांति बची है। नॉर हेल्प फॉर पेन, ना ही अगर किसी को दर्द होता है ना तो लोगों में वो हेल्प देने लायक भी नहीं है, लोग किसी की मदद भी नहीं करते अगर किसी को ज़रूरत होती है। एंड वी आर हियर, और वो कहते हैं कि हम यहाँ पे हैं, एज ऑन द डार्कलिंग प्लेन। डार्कलिंग प्लेन मतलब यहाँ पे है कि जो फेथ है वो जा चुका है, जो ज़मीन है वो बंजर है, प्लेन है, ठीक है, बिल्कुल प्लेन हो चुकी है, फ्लैट हो चुकी है। डार्कलिंग इसलिए क्योंकि फेथ जा चुका है, लाइट है जो जा चुकी है। अब जब लाइट गई, फेथ चला गया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, डार्कनेस ही बचेगी, डाजिल्यूट एरिया बचेगा, सिर्फ डार्कनेस ही बचेगी, अंधेरा बच जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि हम यहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पे, जैसे डार्कलिंग प्लेन है, एक काली सी एक बंजर ज़मीन है, वहाँ पे खड़े हैं। स्वेप्ट विद कन्फ्यूजन, जिसे कन्फ्यूजन अपने साथ लेके बहा के लेके चला गया, जहाँ पे सिर्फ कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन भरी पड़ी है, लोग बहुत ही अंदर से लोग बहुत खोखले हो चुके हैं। एंड अलार्म्स ऑफ द स्ट्रगल, यहाँ पे क्या है, अलार्म्स है कि आवाज़ें किसकी हैं, स्ट्रगल्स की, एंड द फ्लाइट की, कि लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। फ्लाइट यहाँ पे हो सकता है कि वो किसी और की बात कर रहे हो, लेकिन फ्लाइट को भी हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे लोगों के आपस में लड़ने झगड़ने से, या फिर फेथ के ना होने से। फिर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, जहाँ पे जो आर्मी है, ये जो
किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, ये जो आर्मी है ना ये रात भर लड़ती रहती है, रातों में लड़ती रहती है, हम उस दुनिया में रह रहे हैं। तो पोइट्री यहीं पे ख़त्म होती है। पोइट्री बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी लगी थी, आपका मुझे नहीं पता, पर अगर आपको विक्टोरियन एरा पसंद है, अगर आपको ऐसी थीम्स पसंद है तो आपको पोइट्री पसंद आई होगी। तो मैं आपको मिलूँगी। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो इसकी 2-4 लाइन ध्यान रखना, क्योंकि अगर इसके बाद अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर करोगे तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक फर्स्ट लाइन, द सी इज़ काम टू नाइट, एक ये वाली लाइन है ना, सोफोक्लेस लॉन्ग एगो वाली, ये वाली लाइन याद रखना कि किसका मेंशन कर रखा है, सोफोक्लेस का मेंशन कर रखा है। उसको छोड़ के जो इसकी लास्ट लाइन है ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर द इग्नोरेंट आर्मी इज क्लैशेस बाय नाइट, कि जो आर्मी है वो रात में लड़ती रहती है, ये वाली लाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। मैं मिलूंगी आपको नई वीडियो में। बाय।